नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 54 करने वाले हैं और इस मॉक टेस्ट में मैंने जीके के क्वेश्चन के साथ हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको ये नहीं पता कि अब बचे हुए दिन में किन टॉपिक्स पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, तो कल एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने इसी के लिए बनाई थी। देखो, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें आपको पता लगेगा कि बचे हुए समय में हमें किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भटियात बजीरत के लोगों ने अन्यायपूर्ण राजस्व नीति तथा बेगार के विरुद्ध पहला आंदोलन कब किया? ऑप्शन है हमारे पास 1896 ईस्वी को, 1890 को, 1910 को या 1902 को। अब इसका जो आंसर है वो सही है, वो है 1896 ईस्वी को भटियात बजीरत के लोगों ने अन्यायपूर्ण राजस्व नीति तथा बेगार के विरुद्ध पहला आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन हिमालयन रियासती प्रजामंडल का संस्थापक सदस्य नहीं था? अब यहाँ पर ये नहीं पूछा कि कौन सदस्य था, यहाँ पूछा गया है कौन नहीं था। तो ऑप्शन है पहला हमारे पास पद्मदेव, ऑप्शन बी है भागमल सोहटा, ज्ञानचंद टूटू या फिर बाबा कांशीराम। तो इसका जो सही आंसर है, जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य नहीं थे वो हैं बाबा कांशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1945 को, 1946 को, 1948 को या 1978 को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वप्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पहाड़ी रियासत में प्रारंभ की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारे पास बाघल, कुनिहार, कहलूर, क्योंथल। अब देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुनिहार में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रारंभ की गई। अब एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछूंगा, वो ये है कि आपने मुझे इन सभी रियासतों के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, उनके आपने नाम बताना है। अगर आपको इनमें से किसी तीन के नाम भी याद होते हैं तो ये मानकर चलो HPGK आपका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हर बार मैं हर वीडियो में यही कहता आया हूँ, रियासत उसके संस्थापक इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अब देखते हैं कितने बच्चों के इसके आंसर आते हैं या फिर कितने इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, मिनिमम 3 अगर आप दे पाते हो तो समझ लो कि तैयारी काफ़ी अच्छी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं इंक्लूड करता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में वो पूछे गए होते हैं। तो बस आपने इसे इंपॉर्टेंट मार्कर चलना है। अब ऑप्शन है हमारे पास एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मैडम भिकाजी कामा रुस्तमा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैडम भिकाजी कामा रुस्तमा, जो भारतीय क्रांति की जिन्हें माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है हमारे पास लाला हरदयाल, मैडम भिकाजी कामा, द्वारकानाथ दास या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैडम भिकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1905 को, 1906 को, 1907 को या 1908 को। तो इसका जो सही आंसर है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को की गई थी। अब किस लीग की या फिर किस चीज़ की स्थापना किसने की है, कब की गई है, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे भी आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? ये भी इंपॉर्टेंट है। राम बिहारी बोस ने, द्वारकानाथ बोस ने, खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राम बिहारी बोस ने नई दिल्ली राजधानी में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने
गद्दर पार्टी की स्थापना की थी? राम बिहारी बोस ने, मैडम भीकाजी कामा ने, लाला हरदयाल ने, बरकतुल्ला ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लाल हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड एलनबरो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? अब देखिए, जब भी कोई गांधी जी से कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे एग्जाम आप क्लर्क का दे रहे हो, हाई लेवल का दे रहे हो या लो लेवल का एग्जाम दे रहे हो, मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, किसी क्लास का भी आप एग्जाम दे रहे हो, महात्मा गांधी जी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाई थी, उसे भी आप देख सकते हो, जिसमें जो महात्मा गांधी जी ने जो इम्पोर्टेंट उनके काम थे वो सब मैंने बताए हुए थे। तो वो चीज़ आपने देख लेनी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। तो इसमें गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? लाल लाजपत राय, CF एडजू, गोपाल कृष्ण गोखले, लियो टॉल्स्टॉय। इसका तो सभी को आंसर आता होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए, संधि को पहचानना आना चाहिए, है ना, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो ज्ञानोदय में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ये काफ़ी इजी होता है, बस आप एक बार वीडियो देख लो, क्योंकि मैंने ये नहीं करवाया। अब देखिए, हर एक चीज़ मेरे बस में नहीं है, क्योंकि जो अच्छी कमांड मेरी है वो है मेरी रीजनिंग और मैथ में, और हिंदी मेरा अच्छा सब्जेक्ट है, मैं यहाँ से अच्छा स्कोर कर लेता हूँ, लेकिन इस काबिल मेरी ये अच्छी नहीं है कि मैं आपको समझा सकूँ। क्योंकि देखिए, पढ़ने और समझाने में फ़र्क होता है। अब देखिए, मुझे ये आसानी से आती है, अपने लिए मैं हिंदी को आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे समझाना इसमें उतना नहीं आता, तो इस वजह से मैंने हिंदी उतनी नहीं करवाई। तो इसमें बहुत से ऑप्शन आपके पास अदर है यूट्यूब पे, जहाँ पर आप हिंदी देख सकते हो। फिर भी किसी को अगर हिंदी का कोई बेस्ट टीचर चाहिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा जो कि बेस्ट होगा यूट्यूब पर, पूरी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे कमेंट में मांग सकता है। तो अब बात करते हैं, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है, तो कौन सी इसमें संधि है? ऑप्शन है हमारे पास स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्ञानोदय में स्वर संधि है, इसमें स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अब निराधार में स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? तो निराधार में है विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? तो अतएव, नरेंद्र, सज्जन या सदैव। अब यह अतएव, अतएव, इसमें विसर्ग संधि है, जिसमें इस प्रकार के जो दो खाने लगते हैं, जैसे आप देखोगे निराधार, इसमें विसर्ग संधि क्यों हुई? जैसे इसमें होता है निह जमा आधार, जो भी इसका संधि विच्छेद होगा, तो इस प्रकार के जो बिंदु आते हैं जिनमें उसमें विसर्ग संधि होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समास। अब देखो, समास की तो मैंने शॉर्ट ट्रिक करवाई हुई है, क्योंकि जिस टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक है वो मैंने करवाई हुई है। इसकी काफ़ी इजी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, आप बस वीडियोस में चेक करना। जिसको लिंक नहीं मिलता मैं दे दूंगा। समास काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने करवाया हुआ है, उस एक वीडियो को देखने के बाद आपको समास के लिए कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, एक वीडियो में मैंने पूरा क्लियर करवाया है। अब जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वो कौन सा समास है? तो काफ़ी ईजी है ये, वो होते हैं बहुब्रीहि समास, जिसके ना तो प्रथम पद ना ही द्वितीय पद इसमें प्रधान होते हैं, इसमें अप्रधान होते हैं दोनों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो जो जितेंद्रिय है इसमें है बहुब्रीहि समास, और बहुब्रीहि समास उसमें आता है जो अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ देता है ना। आपको ये चीज़ें मैं बता दूंगा, आप बस इस वीडियो को विजिट करिए, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समास उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और बहुत से बच्चों को होती है, देखो आपको क्या होता है कि बहुव्रीहि और द्विगु में कुछ कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर बहुव्रीहि कहाँ पर द्विगु, तो इस चीज़ का कन्फ्यूज़न भी मैंने उस वीडियो में पूरा क्लियर किया है, तो बस आप उस वीडियो को देख लीजिए। देवासुर में कौन सा समास है? अब देवासुर, जैसे इसमें जो समास आएगा, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। आपको इन सभी के मीनिंग पता होने चाहिए, कहाँ पर कौन सा आता है। अब देखो, देवासुर मतलब देव असुर,
है ना, देव और असुर या देव ब असुर, देव ब असुर, इस तरह से होता है। तो इसमें आएगा द्वंद्व, जिसमें और तथा व का बोध होता है, जैसे भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता, है ना, इन चीज़ों में द्वंद्व समास का इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट मैंने पर्यायवाची शब्द इंक्लूड किए हुए हैं। पर्यायवाची काफ़ी इजी होते हैं, बस आपने इनमें कुछ बेसिक से आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपने पढ़ने हैं, जैसे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पिछले आपके 10 सालों से पूछे गए हैं, उसी को आपने पढ़ना है या फिर उसी से रिलेटेड अपने क्वेश्चन पढ़ने हैं पर्यायवाची में। तो यहाँ पर कहा गया है कौन सा पर्यायवाची जल का नहीं है, पानी, बारिद, तोय, अम्बु। अब इनमें से जो है 3 है वो जल के पर्यायवाची है, लेकिन एक जल का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा है, वो है बारिद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा पर्यायवाची यमुना का नहीं है, अर्कसुता, सुरसरी, रविसुता, कालिंदी। तो इसका जो सुरसरी है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा पर्यायवाची तालाब का नहीं है, तालाब, पुष्कर, तट या तड़ाग। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा तट, है ना। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये लगता है कि तट जो है वो तालाब का पर्यायवाची होगा, लेकिन ये इसका पर्यायवाची नहीं है। इंग्लिश की बात करते हैं, मॉडल्स की। वी ब्लैंक ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर एल्डर। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, तो यहाँ आएगा आपका कैन आएगा, विल आएगा, शुड या फिर कुड। तो यहाँ पर शुड आएगा, मतलब करना ही होगा, 100% अश्योरिटी वाली जो पॉसिबिलिटी होती है। इसके भी कुछ एक टॉपिक मैंने करवाए थे, फिर किसी वजह से मैंने वो टॉपिक आपके पूरे नहीं करवाए। तो जो बेसिक चीज़ें मैंने मॉडल की बताई है वो आप देख सकते हो, क्योंकि कुछ एक रूल्स होते हैं इसके। अब देखो, रूल्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, लेकिन टाइम हमारे पास कम है ना। ये चीज़ हमें समझनी होगी कि अगर हमारे पास मान लो 6-7 महीने होते तो आपने रूल्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ने हैं। लेकिन अब हमारे पास टाइम कम है तो हमने रूल पर ही डिपेंड होना है, मतलब रूल्स ही हमने देखने हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्लैंक वी सेव मनी फॉर द पार्टी। यहाँ पर आएगा अब शुड, इसका जो आएगा वो शुड होगा। अब यहाँ नेक्स्ट की बात करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स ब्लैंक ओबे द स्कूल रेगुलेशंस। अब देखो, जहाँ पर 100% एश्योरिटी, मतलब जो हमें फॉलो करना ही होगा, तो वो वहाँ पर आपका मस्ट आता है ना। जहाँ पर 100% एश्योरिटी होती है कि भाई जो ऑल स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्कूल के रेगुलेशन का पालन करना ही होगा, जो रूल्स हैं उसका पालन करना ही होगा, तो यहाँ पर मस्ट आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब कुछ बच्चों को ये पता नहीं होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है कि हमारे पास एक लाइन दी गई होती है और नीचे गए ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन होता है जो पूरी उस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना। जैसे हिंदी में बात कर ली जाए, जैसे ऊपर होगा रसोई के लिए घर, है ना, तो नीचे लिखा होगा रसोई घर, वो उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा कि एक ही वर्ड में, एक शब्द में पूरे जो सेंटेंस था उसका संक्षिप्तीकरण, है ना। आप बस इस तरह से समझ सकते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा, रेजिडेंट, नेटिव, डोमिसाइल या फिर सब्जेक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डोमिसाइल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, हाइपोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, लोगोमेनिया या फिर स्टेलोमेनिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्लेप्टोमेनिया, ये इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। अब देखिए, ये थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब कुछ एक टॉपिक मैंने हिंदी और इंग्लिश के करवाए हुए हैं। देखिए, जो टॉपिक मुझे खुद को आसान लगते थे, जिसमें मुझे लगता था कि हाँ मैं ये आपको पढ़ा सकता हूँ, वो मैंने करवाए हुए हैं। क्योंकि देखिए, हर एक चीज़, अब एक इंसान को हर एक सब्जेक्ट्स में महारत हासिल नहीं होती है। मेरे जो बेस्ट टॉपिक्स हैं वो है मेरे रीजनिंग और मैथ के, जिसे मैं कर भी सकता हूँ आसानी से और आपको समझा भी सकता हूँ। और हिंदी पूरी ऐसी लैंग्वेज है, मतलब कि जो हर एक टॉपिक में जहाँ पर डिटेल में आपको नहीं समझा सकता, उतना नॉलेज मेरे पास नहीं है। तो इसी वजह से मैंने हिंदी के सिर्फ चुनिंदा टॉपिक्स ही करवाए हैं, और इंग्लिश ग्रामर के भी मैंने चुनिंदा टॉपिक्स ही करवाए हैं। लेकिन आपकी तैयारी में मैं कोई कमी होने नहीं दूंगा। आप बस मुझे कमेंट करिए, मैं लिंक दे दूंगा आपको। जो बेस्ट फैकल्टीज होते हैं, जो बेस्ट टीचर होते हैं, उनके प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको दे दूंगा। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाएंगे, कोई चार्जेस नहीं लगता, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो पूरी चीज़ें करवा देंगे। जैसे इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, जिस व्यक्ति को वो लिंक चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे या फिर माफ़ कीजिएगा कमेंट सेक्शन पर मुझे आप वो मांग सकते हो कि हमें इंग्लिश के या फिर हिंदी ग्रामर के लिंक चाहिए। बाकी कुछ एक छोटे टॉपिक हैं, जैसे मॉडल्स हो गए, आर्टिकल हो गए, समास, ये तो चीज़ें मैंने करवाई है। लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लिंक मुझसे मांग सकते हो, क्योंकि मैं आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होने दूंगा, तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है मैंने गलत करवाया है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी थी, जो मैंने डाली थी स्पेसिफिक टॉपिक्स की, कौन से टॉपिक्स हैं जिससे हम पढ़कर 60+ मार्क्स ले सकते हैं HP पुलिस कांस्टेबल में,
उसे आपने देखना है, क्योंकि अक्सर बच्चों को सिलेबस का नॉलेज नहीं होता, वो हर कुछ पढ़ने लग जाता है। देखो शुरुआती दौर में ऐसा होता है, लेकिन हमें कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पर पढ़ना होगा। देखो कम पढ़ो लेकिन बेहतर, है ना, ताकि उससे अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उन क्वेश्चन को कर सको। तो उस वीडियो को भी आपने ज़रूर देख लेना है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।